हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करती हूँ। बीबीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, तो पिछले साल दिसंबर 2024 में ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, तो आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में समझेंगे एंड इसका डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर का इंडियन इकोनॉमी का पेपर। राइट। और एक बात और है, सजेशन देना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर आप एग्जाम में लगा के जाइएगा। ये कम से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर तो लगा के जाना ही है आपको। इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। ठीक, और आप पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप देख लेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए मैं पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करती हूँ एंड इसीलिए मैं बीबीए बीकॉम एमबीए के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इनके मैं पीवाईक्यू अपलोड कर रही हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट पीवाईक्यू की बनाई हुई है जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, थर्ड के हैं, फिफ्थ के हैं, किसी भी सेमेस्टर के हैं, आप उस प्लेलिस्ट में चेक करिएगा तो आपको अपने सब्जेक्ट का उसमें पीवाईक्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बीबीए थर्ड सेमेस्टर की बात करें, इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। 75 मार्क्स का पेपर आता है। स्क्रीन बड़ा कर दिया है। 75 मार्क्स का पेपर होता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं एंड ऑल आर कंपल्सरी। ठीक है, ये देखिए सेक्शन ए है। इसमें 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, सारे करने होते हैं। 15 नंबर का होता है सेक्शन ए। इसका पहला दूसरा क्वेश्चन ये है एंड तीसरा चौथा पांचवा ये है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 करने होते हैं। ठीक है, 3 दिए हैं, 2 करने होते हैं। 7.5 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, तो ये भी 15 नंबर का होता है। ठीक है, 6, 7, 8 ये क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3 करने होते हैं एंड ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। 15-15 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है सेक्शन सी में। ठीक है, तो इसीलिए कहती हूँ कि सेक्शन सी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले कोशिश करिए कि सेक्शन सी अटेम्प्ट करिए, उसके बाद बी, उसके बाद ए। 45 नंबर का मतलब कह लीजिए पूरे क्वेश्चन पेपर का 60% का जो वेटेज है वो सेक्शन सी में है। ठीक है, तो इसको पहले अटेम्प्ट करिए। 15-15 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, डिटेल में सॉल्यूशन लिखिए इसका। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, एंड इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। दिस वॉज द क्वेश्चन पेपर। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं कि उसमें क्या लिखना है, क्या पूछा गया है। ये सब अब मैं डिस्कस करूंगी। तो ये दिस इज सेक्शन ए। ये सेक्शन ए है, इसके ये 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इस पे आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में आंसर नहीं लिखना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब होता है हरित क्रांति। इंडिया में कब आई हरित क्रांति? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में 1960-1970 के दशक में आया था। इसमें क्या है, जो फूड ग्रेन है, ठीक है, जो अनाज उपजाए ग्रो किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को और बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया गया हरित क्रांति में। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो है हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज हैं वो यूज करने, फार्मर्स को ये सजेस्ट किया गया कि वो हाई यील्ड वैरायटी के बीज यूज करें। ठीक है, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए सही चीजें यूज करें, फर्टिलाइजर अच्छे यूज करें, प्लस मशीनों का यूज करें। ठीक है, एग्रीकल्चर में जितना हो सके मशीनों का यूज करें ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, कम खर्चे में ज्यादा काम हो सके। ट्रैक्टर्स ऐसे बनाए गए। ठीक है, तो इस टाइम हरित क्रांति के तहत इन सब चीजों पे ध्यान दिया गया जिससे जो एग्रीकल्चर है उसका प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है, एंड इट हेल्प इंडिया अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी। एंड हरित क्रांति के ही तहत इंडिया क्या बन गया, फूड के मामले में क्या बन गया, सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट मतलब इंडिया आत्मनिर्भर बना, मतलब हमें फूड प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम खुद ही अपना जो फूड, बेसिक फूड प्रोडक्ट है वो पैदावार उसकी कर सके। ठीक है, इससे देखिए यही लिखा है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो गई। फार्मर की, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत ही हुआ कि फार्मर की क्या हुई,
इनकम बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन हुआ, और रूरल यानी रूरल मतलब गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन हुआ और ज्यादा डेवलप हुआ। और मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग पे भी इम्फेसिस किया गया। मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग मतलब जिन प्रोडक्ट की मार्केट में ज्यादा है उन चीजों की फार्मिंग करे किसान, ठीक है। तो इन सब बातों का इस पे इम्फेसिस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, ताकि क्या हो, पैदावार बढ़े, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है? अच्छे बीज, अच्छी खाद, सिंचाई के सही साधन, इन सब का यूज किया जाए। ट्रैक्टर्स में आप जानते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड में, ऐसे ऐसे न्यू मतलब अटैचमेंट्स ट्रैक्टर में लगाए जाते हैं, जिनसे जो घंटों का काम था अब वो मिनटों में हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत ये सारी चीजें हुई, इन्हीं को आप डिटेल में लिखेंगे, 3 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन डेवलपमेंट। जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसका क्या रोल है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री होती क्या है, हिंदी में कॉटेज इंडस्ट्री को कहते हैं लघु उद्योग, यानी छोटे लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, घर के लेवल पे छोटे छोटे काम, जो सिंपल मशीन यूज करके जो छोटे छोटे काम किए जा सकते हैं, जिनसे कुछ प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जो जिसे मार्केट में बेच के कुछ कमाई हो सकती है, ठीक है। इसको कहते हैं लघु उद्योग। ये बहुत पॉपुलर था, इसने बहुत सपोर्ट किया डेवलपमेंट में, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, इनकम जनरेट करने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इसी के बारे में डिटेल में आपको लिखना है। तो लघु, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये क्या होती है, ये छोटी स्मॉल लेबर इंटेंसिव यूनिट होती है, विच इज ऑपरेटेड एट हाउस होल्ड लेवल, जो घर में ही एक कमरे में छोटा सा, मतलब कह लीजिए छोटी मशीनरी से कुछ छोटा सा काम शुरू करा किया गया, ठीक है, सिंपल टूल यूज करके, ताकि गांव के लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। एंड इसमें लघु उद्योग में स्पेशली विमेन्स इन्वॉल्व थी, ठीक है। घर में ही घर के काम निपटाने के बाद आपको जो समय मिल रहा है उसमें घर के में ही कुछ हैंडीक्राफ्ट या कुछ और बाकी चीजें बनाया गया इसके तहत, जिसे मार्केट में बेचा जा सके। तो इससे क्या हुआ, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी जो भी रीजन है उसका बैलेंस देखिए, जो अर्बन एरियाज है, शहर है, वो तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन रूरल एरिया एरिया क्या थे, पिछड़ रहे थे। तो इसीलिए बैलेंस डेवलपमेंट होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप की जाए, ताकि लोग क्या बने, लोग आत्मनिर्भर बने, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, इनकम जनरेट हो, उनका भी डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि केवल शहर में ही डेवलपमेंट हो रहा है, गांव में भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। लो कैपिटा प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल, और एक और फायदा होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल, यानी जो पुराने जो ट्रेडिशनल स्किल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स जो चले आ रहे हैं, अगर गांव के जो रूरल एरिया के लोग हैं अगर उस प्रैक्टिस को या उन चीजों को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आने वाली जनरेशन को वो बात पता ही नहीं चल पाएगी, वो हैंडीक्राफ्ट या वो हैंडलूम की टेक्निक्स नहीं पता चल पाएगी, और वो चीजें उन्हीं के साथ, पुराने लोगों के साथ विलुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसलिए भी जरूरी है कि जो ट्रेडिशनल स्किल है उसको प्रिजर्व करने में भी कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एंड इससे क्या हो गई, एक और चीज हुई, रूरल अर्बन माइग्रेशन भी रिड्यूस हुआ। रूरल अर्बन माइग्रेशन मतलब समझ रहे हैं, गांव में अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, गांव में अगर कमाई नहीं होगी, तो लोग क्या होगा, शहर की तरफ भागेंगे। तो इस कॉटेज इंडस्ट्री, जो लघु उद्योग है, जो गांव के लेवल पे छोटा सा काम शुरू करके, ये जो लघु उद्योग है, इससे क्या हुआ, लोग अब शहर की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, गांव में ही सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। वो जो छोटे प्रोडक्ट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इन सब के प्रोडक्ट बना के वो बेच के अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अर्बन रूरल, जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, इसको भी रिड्यूस किया कॉटेज इंडस्ट्री ने। तो दिस इज द रोल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन डेवलपमेंट, ये रोल है कॉटेज इंडस्ट्री का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, कि नोट ऑन लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, जमीन से रिलेटेड जो है, जो पॉलिसीज थी उनमें रिफॉर्म किया गया। क्यों, क्योंकि फार्मर्स का कह लीजिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो हो रहा था, जो गरीब किसान थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया, लैंड रिफॉर्म लाया, ठीक है। लैंड रिफॉर्म के तहत गवर्नमेंट की क्या उद्देश्य था, कि इंप्रूव हो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। लैंड रिफॉर्म के तहत गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती थी, इक्विटेबल एसेस टू लैंड, प्लस ये जो जमींदार गिरी थी, ठीक है, जो जमींदार जो होते थे छोटे किसान का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उसको अबॉलिश करना, उसको खत्म करना, प्लस
लैंड सीलिंग लॉ। लैंड सीलिंग लॉ मतलब कि एक पर्सन के पास जो मैक्सिमम जो लैंड हो सकता है उसकी एक सीलिंग तय कर दी गई थी। ठीक है, तो ये लैंड सीलिंग लॉ भी आया था लैंड रिफॉर्म के तहत। प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, जो सरप्लस लैंड थे, ठीक है, जिनका कोई ऐसा मालिक नहीं था, उस सरप्लस लैंड को किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, जो टेनेंसी रिफॉर्म लाया गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जो लैंड होल्डिंग है उसे कंसोलिडेट किया गया। और जैसे जो छोटे किसान होते हैं, पुअर किसान होते हैं, वो क्या करते थे कि मतलब किराए पे जमीन जमींदार से लेते थे और उस पे खेती करते थे। जो भी होता था, फसल होती थी, उसको बेच के जो भी कमाई होती थी वो थोड़ा जमींदार को देना होता था, थोड़ी उनकी कमाई होती थी। तो ये सिस्टम था, बट जमींदार क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये जो किराए पे कह लीजिए, जो खेती की जमीन किराए पे लेके उस पे खेती करने के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज वगैरह थी, इसको भी रिफॉर्म किया गया था लैंड रिफॉर्म के तहत। ठीक है, तो ये सारे काम हुए थे लैंड रिफॉर्म में। देखिए मैंने लिखा है प्रोटेक्ट टेनेंट, यानी जो किराएदार, जो छोटे ये टेनेंट मतलब है जो किराए पे कह लीजिए जमीन ले रहे हैं। ठीक है, तो वो छोटे जो पुअर किसान थे और जो किराए पे जमीन ले रहे थे उनको प्रोटेक्ट करना। लैंडलॉर्ड जो है, ठीक है, जो जमींदार है, जमीन का मालिक है, वो एक्सप्लॉइट ना कर सके उसको रिड्यूस करना। प्लस लैंड रिसोर्सेज जो है उसका एफिशिएंट यूज कर पाए, ये सब लैंड रिफॉर्म के तहत किया गया। ठीक, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नीति आयोग। तो बता दें, नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश इन 2015, 2015 में। इससे पहले होता था प्लानिंग कमीशन। ये आपने 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे, तो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं जो था वो प्लानिंग कमीशन बनाता था। 2015 में प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग जो है इंडिया की कह लीजिए एपेक्स थिंक टैंक है, मतलब जो पॉलिसीज बनाने का काम है, रिफॉर्म लाने का काम है, इंडिया के लिए क्या अच्छा है इसके बारे में सोचने समझने का, उसको रिव्यू करने का, ये सब जो काम है ये नीति आयोग का है। 2015 में स्टैब्लिश हुई। तो नीति आयोग इंडिया की एपेक्स पॉलिसी थिंक टैंक है। पॉलिसी बनाना, सोचना, समझना, रिव्यू करना, इसका काम नीति आयोग को दिया गया है। 2015 में ये स्टैब्लिश की गई टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन हुआ। और ये जो है प्रमोट करती है, प्रोवाइड करती है पॉलिसी एडवाइस, यानी पॉलिसी के रिगार्डिंग एडवाइस प्रोवाइड करती है, जो भी रिफॉर्म्स है उनको सपोर्ट करती है। मॉनिटर करना गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट जो बहुत सारी स्कीम ला रही है, तो गवर्नमेंट की स्कीम के रिगार्डिंग भी एडवाइस करना, प्लस इसको रिव्यू करना, मॉनिटर करना, ये भी नीति आयोग का काम है। ठीक है, ड्राइव्स इनोवेशन थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक इनोवेशन और न्यू न्यू इनिशिएटिव लाना, जैसे डिजिटल इंडिया, ये नीति आयोग का मतलब इनिशिएटिव था। डिजिटल इंडिया है, अटल इनोवेशन मिशन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, तो ये सब नीति आयोग के तहत आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक नॉलेज बेस्ड पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है। इंडिया के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए लंबे समय के विकास को ध्यान में रख के नीति आयोग का गठन किया गया, जिसका काम है इंडिया के लिए नॉलेज बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, ताकि इंडिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में ग्रो करे, और ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा और आखिरी क्वेश्चन सेक्शन ए का, दैट इज पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो बताएं, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है, इंडिया की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है इसका एम क्या है, इसका एम है टू मैनेज द पॉपुलेशन ग्रोथ। जो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, इस चीज को देखें, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करें, लोगों को अवेयर करें। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम चलाएं, लोगों को अवेयर करें। ठीक है, मैटरनल हेल्थ का ध्यान रखें। डिलेड मैरिज, अर्ली मैरिज को कह लीजिए डिस्कार्ड करें, बहुत जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए, डिलेड मैरिज हो। लेट जब कह लीजिए जो भी बच्चे हैं वो पहले पढ़ लें, उसके बाद शादी होनी चाहिए। ठीक है, प्लस विमेन एम्पावरमेंट, यानी जो कहते हैं महिला सशक्तिकरण पे ध्यान हो। ठीक है, तो ये सब इस पॉलिसी के तहत था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इसका नाम था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सन 2000। ठीक है, इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जिसका मेन एम ये सब था कि पॉपुलेशन मैनेज्ड वे में ग्रो हो। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, एक मैनेज्ड वे में पॉपुलेशन ग्रोथ हो, और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोग्राम चलाए थे।
ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन हैं, 2 करने हैं आपको, 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडियन एक्सपोर्ट, सपोर्ट विद एग्जांपल। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे लेवल पे जो बिजनेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसका क्या रोल है इंडियन एक्सपोर्ट में? तो बता दें, बहुत मेजर रोल है। एमएसएमई का आपने नाम सुना होगा, एमएसएमई। ठीक है, तो अभी मैं एमएसएमई के बारे में बताऊंगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत ही क्रूशियल रोल है इंडिया के एक्सपोर्ट में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। लेबर इंटेंसिव मतलब वहां पे मशीनों का यूज होता है बट थोड़ा कम, लेबर का ज्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है। खास बात होती है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ओवरहेड की कॉस्ट है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम होती है। प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर निश मार्केट, ये लिखा है निश मार्केट, निश मार्केट मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड होती है, उससे रिलेटेड इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसएसआई इसको शॉर्ट में कहते हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? जैसे हैंडीक्राफ्ट हुआ, हैंडलूम्स हुआ, गारमेंट हुए, लेदर प्रोडक्शन हुआ, कॉयस हुए, कारपेट, बहुत फेमस है कारपेट, स्पोर्ट्स गुड्स हुए, ज्वेलरी हुए, एग्रो प्रोसेस फूड हुए, तो ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली द रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, शहरों में तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थोड़े छोटे शहरों में सेटअप है। तो इससे क्या है, आसपास के जो गांव है, आसपास के जो छोटे शहर है, वहां पे लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, लोग नए बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट्स इंपॉर्टेंस। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रोल है किसमें? एमएसएमई में। एमएसएमई क्या है? एमएसएमई देखिए, एमएसएमई एक्सपोर्ट सेक्टर, एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, इसमें एसएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बात करें तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसका 40 से 50% टोटल एक्सपोर्ट में एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का जो 100% अगर एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट में 40% जो शेयर है वो एमएसएमई से आता है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, जैसे एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने सुना होगा, ईपीजेड, एक्सपोर्ट सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्रेडिट सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करती है। ठीक है, ताकि कॉम्पिटेटिवनेस बढ़े। ठीक, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल बताएं, क्या क्या हो सकता है? मुरादाबाद का जो ब्रास वेयर है, मुरादाबाद में ब्रास के काम बहुत फेमस है। सूरत का डायमंड पॉलिशिंग का वर्क है। भदोही के, बनारस के पास एक जगह है भदोही, वहां के कारपेट बहुत फेमस है और बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, तमिलनाडु की टेक्सटाइल, जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट, तो ये सब क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, और इससे एक और बात है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। इंडिया के लिए मेजर मेजर चीजें जो एक्सपोर्ट करती थी, एग्रीकल्चर के बहुत सारे, फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। बट ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसका भी एक मेजर रोल है, 40 से 50% एमएसएमई का रोल है टोटल एक्सपोर्ट में। तो इससे क्या है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। मेजर मेजर चीजें तो एक्सपोर्ट हो रही हैं, बड़ा बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। हमारे यहाँ से हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, टेक्सटाइल या कारपेट, ऐसे छोटे आइटम भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो इससे डाइवर्स एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। ठीक है, प्लस फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जा रहा है। ठीक, तो ये सब इसके फायदे हैं। प्लस रीजनल इम्बैलेंस भी रिड्यूस हो रहा है। रीजनल इम्बैलेंस मतलब वही कि अर्बन एरिया तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, रूरल एरिया इतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये जो इम्बैलेंस बना हुआ था, इसको अब एसएसआई की वजह से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इससे थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन हो पा रहा है। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है? डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन डिटेल। इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिटेल में बताइए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल में बताइए। ये तो कह लीजिए यूनिट 1 का सबसे अच्छा और सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है? इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी।
अभी हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन जल्द ही ये डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिलहाल इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों है हमारे यहाँ, ठीक है, प्लस डेवलपिंग इकोनॉमी है एंड इट इज एन इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, इसीलिए इट इज एन इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी है विद डाइवर्स, जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है इट इज अ मिक्स इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी है, इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में है। बहुत सारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है, दोनों साथ में है। अगला क्या है फीचर इसका, एग्रीकल्चर डोमिनेंट्स बट ट्रांसफॉर्मिंग। इनिशियल स्टेज पे क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर जो है हमारा मेन कह लीजिए सेक्टर था, मतलब मेजर पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी अपनी अर्निंग के लिए। बट पिछले कई सालों से, ठीक है, एग्रीकल्चर एक मेजर पोर्शन है जो एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत सारी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन इट इज चेंजिंग फ्रॉम द लास्ट मेनी इयर्स, मतलब पिछले काफी सालों से अब चीजें चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। प्रोडक्शन सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर दोनों का बहुत मेजर रोल आ रहा है। तो वही है अगला पॉइंट कि एग्रीकल्चर डोमिनेंट थी पहले, बट इट इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग। एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करती है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, एग्रीकल्चर का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, लेकिन अब ये जो प्रपोर्शन है वो चेंज हो रहा है। सर्विस सेक्टर का जो प्रपोर्शन है जीडीपी में, जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, अब वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही है दूसरा फीचर। तीसरा क्या है, लार्ज पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। बात करें इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आप जानते हैं सेकंड नंबर पे हमारी वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन है। तो इंडिया अब इस पॉपुलेशन को यूज कर रही है एज अ, मतलब एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आगे एक पॉपुलेशन पे एक और क्वेश्चन लॉन्ग में आया है, उसमें निगेटिव भी डिस्कस करना है, पॉजिटिव भी डिस्कस करना है। बट यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कह लीजिए हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, यानी वर्केबल पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एंड ये एक बहुत मतलब इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग है। ठीक है, तो ये वही अगला फीचर है कि हमारे यहाँ लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज ह्यूमन रिसोर्स है। बहुत सारे फॉरेन की कंट्रीज हैं जो इंडिया में प्लांट सेटअप करती हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इफिशिएंट क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लेबर फोर्स की बात करें तो ह्यूज लेबर फोर्स है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज है, लेकिन फिर भी इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी आ रही हैं जिससे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है इसको कोप अप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बट अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, लेकिन अब इतनी इंडस्ट्रीज इतने स्टार्टअप सेटअप हो रहे हैं कि अब ये जो चैलेंज है अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है। ठीक है, तीसरा जो फीचर है दैट इज सर्विस लेड ग्रोथ। पहले प्रोडक्शन सेक्टर का बहुत मेजर रोल था जीडीपी में, लेकिन अब मैंने बताया ना सर्विस सेक्टर भी बहुत आगे आ रहा है, जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो रहा है सर्विस सेक्टर का। जैसे आईटी हुआ, टेलीकॉम हुआ, बैंकिंग हुआ, टूरिज्म हुआ, हेल्थ केयर हुआ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो रहा है इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ में। ठीक है, अगला क्या है, रीजनल इम्बैलेंस। ये हम फीचर देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो अगला क्या है, रीजनल इम्बैलेंस। अनइवन डेवलपमेंट था पहले, रूरल मतलब अर्बन एरिया बहुत डेवलप हो रहे थे, रूरल एरिया इतने डेवलप नहीं हो रहे थे। बट इसी के लिए ना बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं ताकि दोनों का प्रॉपर मतलब ये जो बैलेंस डेवलपमेंट हो। तो वही है, रीजनल इम्बैलेंस है लेकिन इस पे काम चल रहा है। अगला क्या है, इंडिया का डेवलपिंग कैपिटल मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम। इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है, ठीक है, प्लस जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, वो मतलब कह लीजिए डेवलपिंग फेज में है। इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक, एपेक्स कह लीजिए बैंकिंग बॉडी जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है। कॉमर्शियल बैंक से इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट करती है। तो ये अगला फीचर हुआ। अगला क्या है, लास्ट फीचर क्या है इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज फोकस ऑन रिफॉर्म। इंडिया में जो रिफॉर्म्स है उस पर बहुत फोकस किया जाता है इंडियन इकोनॉमी में। इससे क्या है कि टाइम टू टाइम नई नई पॉलिसी, नए रिफॉर्म, जैसे पढ़ा था ना अभी हमने लैंड रिफॉर्म में क्या क्या चीजें थी। आपने 1991 के एलपीजी रिफॉर्म पढ़ा होगा। एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर टाइम टू टाइम रिफॉर्म आते हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी हुई हमारी,
अब हर जगह पेमेंट क्या हो रहा है, यूपीआई से हो रहा है, पेटीएम से हो रहा है। तो ये क्या हुआ, डिजिटल इकोनॉमी आई, मेक इन इंडिया सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया, जीएसटी, ये सब क्या थे, रिफॉर्म थे। तो इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत खास बात है कि यहाँ पे टाइम टू टाइम रिफॉर्म होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने ढर्रे से जो चीजें चल रही हैं वैसी चलती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन दैट बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया की एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बताना है और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इंडिया की जो एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है कि इट इज बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है। आरबीआई गवर्न, मॉनिटर, कंट्रोल द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो किसी भी टाइप के बैंक हो, आरआरबी हो, कमर्शियल बैंक हो, किसी भी टाइप के बैंक हो, सब कोऑपरेटिव बैंक हो, किसी भी टाइप के बैंक हो, सबको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाना, ये सब काम किसका है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिया की जो मनी रिलेटेड जो पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है, उधार देना, यानी बैंक कितना लेंड करेगा कस्टमर को, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग, या बैंक आरबीआई से कितना लेंड कर सकता है। तो बेसिकली जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से रिलेटेड पॉलिसी, क्रेडिट सप्लाई, ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी पॉलिसी है ना, आरबीआई बनाता है। ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी सप्लाई से रिलेटेड पॉलिसी है, ये आरबीआई बनाता है। अगला इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है आरबीआई। जितने बैंक्स हैं, ठीक है, उन सबको सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, वो सब आरबीआई का काम है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया में बनी रहे। अगला क्या है, क्रेडिट कंट्रोल मेजर। ठीक है, जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एमएसएमई हुआ, ठीक है, उन सबको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, इन सबको देखना, ये आरबीआई का काम है। इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करता है, हमारी जो नोट है, कॉइन्स है, वो सब इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है। तो कितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बनी रहे, ठीक है, करेंसी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी वगैरह है, वो आरबीआई देखता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, फॉरेन करेंसी, हमारी इंडियन करेंसी का फॉरेन करेंसी के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, उन सब, हमारी करेंसी स्टेबलाइज रहे, ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो आरबीआई देखता है। प्लस डेवलपमेंट रोल, आरबीआई का डेवलपमेंट रोल भी है। आरबीआई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आरबीआई के तहत स्टैब्लिश हुए, जिनका काम है पर्टिकुलर सेक्टर को मॉनिटर करना, जैसे नाबार्ड हुआ, ठीक है, रूरल बैंकिंग है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट है, यूपीआई का जो आया, ये सब आरबीआई के तहत आया। ये सब क्या है, डेवलपमेंट रोल है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को और डेवलप करने के लिए आरबीआई ने जैसे यूपीआई लाया, रूरल बैंकिंग हुई, नाबार्ड सेटअप किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट कह लीजिए स्टेप था। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है कि हर पर्सन, हर इंडस्ट्री का एक्सेस हो टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी हर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेस कर सके, सबको मिले। ऐसा ना हो कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो गांव तक ना पहुंचे, ठीक है, शहर के लोगों को सारा पता हो, सारी फैसिलिटी शहर के लोगों को मिल रही है, या छोटे शहरों को मिल रही है, पर गांव के लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, फाइनेंशियल, जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो ना खुलवा पाए। है? तो ये सुविधाएं जो हैं, उसमें सब लोग, ये वर्ड है इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब होता है इंक्लूड करना, मतलब पूरी जनता, चाहे गांव की हो, शहर की हो, बड़े शहर की हो, छोटे शहर की हो, पूरी जनता को फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक्सेस हो, ठीक है, ये सुविधाएं सबको मिले, इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड इसी के तहत क्या हुआ था, बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे सबके, ठीक है। तो ये सब किसका रोल है, ये सब आरबीआई, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये सब लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है सेक्शन सी, सेक्शन सी में 15-15 नंबर के एक एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 से लेके 13 तक ये हैं क्वेश्चंस, ठीक। अब इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मैं कह रही थी ना, पॉपुलेशन पे एक डिटेल क्वेश्चन आया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी बहुत तेजी से जो पॉपुलेशन ग्रो करती है, इससे क्या होता है, जो इकोनॉमी है, थोड़ा सा नहीं,
इकोनॉमी रिटार्ड होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ पे असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको इवैल्यूएट करना है। प्लस व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल दिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या मेजर लिए जा सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, ये सही बात है। अगर पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़े तो क्या होगा? किसी भी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी-सी स्लो डाउन हो जाएगी। हाँ, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि भले ही किसी भी इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, चाहे कैपिटल रिसोर्स है, चाहे दूसरे रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, ठीक है? तो इतनी पॉपुलेशन को क्या खाना मिल पाएगा? ठीक है? इतनी पॉपुलेशन के लिए क्या पैसा इतना सफिशिएंट होगा? दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए वो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। तो इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन मैनेज्ड रहनी चाहिए। तो और रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट एक्सेस प्रेशर ऑन कंट्रीज रिसोर्सेज। अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, तो किसी भी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाते हैं, उन पे प्रेशर आता है, ठीक है? और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है? एंड इससे क्या होता है, पर कैपिटा इनकम भी तो कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, मतलब डिवाइड बाय पॉपुलेशन। भले ही चाहे जितना भी कैपिटा, मतलब चाहे जितना भी ग्रोथ हो, लेकिन अगर पर कैपिटा की बात करेंगे तो वो कम हो जाएगा ना अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो। प्लस इससे अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरियां तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा। आज की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, लेकिन अब उसे एक एक पोजीशन के लिए हजारों बच्चे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, फूड सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है? घरों की कमी पड़ रही है, जमीन भी तो लिमिटेड है, कितने मकान बन जाएंगे, तो उसकी शॉर्टेज हो रही है। पावर्टी, गरीबी बढ़ रही है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है? हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम पे भी असर पड़ रहा है, सबको हेल्थ एंड एजुकेशन एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है? अब इसके मेजर्स की अगर हम बात करें कि क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, तो दीज आर द मेजर्स। तो जो फर्स्ट मेजर है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला मेजर जो लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब जो बर्थ कंट्रोल के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है? सेकेंड इज विमेन एम्पावरमेंट, यानी विमेन्स की एजुकेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम किया जा रहा है। तीसरा है डीले इन मैरिज, यानी शादी अगर डीले से होगी तो इट विल हेल्प इन पॉपुलेशन कंट्रोल, तो डीले मैरिज को प्रमोट किया जा रहा है। हेल्थ केयर रिफॉर्म बेसिकली क्या था, पहले के टाइम में जब मेडिकल जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज थी वो इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, तो क्या होता था कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था दैट वाज हायर। पहले के टाइम की बात बता रही हूँ, पहले बहुत ज्यादा होता था, बच्चे 1 साल से 5 साल की ड्यूरेशन में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब बच्चों की जो डेथ का रेट था वो ज्यादा होता था। इसकी वजह से लोग सेकंड बेबी या थर्ड बेबी करते थे, क्योंकि पता नहीं फर्स्ट चाइल्ड सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है? बट अब क्योंकि हेल्थ केयर रिफॉर्म हो रहे हैं, अब जो कह लीजिए जो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, अब वो बहुत इंप्रूव हो चुका है। तो इसकी वजह से भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। अगली, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी आई जिसके तहत नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो सन 2000 में आई, प्लस इंसेंटिव फॉर स्मॉलर फैमिली, अगर छोटी फैमिली है तो गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। मिशन परिवार विकास योजना है, तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेजर्स लिए गए ताकि पॉपुलेशन मैनेज रहे, कंट्रोल रहे, ठीक है? प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम, मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, प्लस एनजीओ के थ्रू गवर्नमेंट अवेयरनेस फैला रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, पॉपुलेशन मैनेज रहे, ठीक है? तो ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन था, डिटेल में आप 15 नंबर का क्वेश्चन था, डिटेल में आपको लिखना है, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो नीति आयोग पे आया है, नीति आयोग पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है? आपने देखा पॉपुलेशन जो टॉपिक है, इस पे शॉर्ट में भी आया है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आया है, नीति आयोग में शॉर्ट में भी क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो लॉन्ग 15 नंबर में है कि नीति आयोग इज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर इंडियन इकोनॉमी। नीति आयोग एक सपोर्ट सिस्टम है इंडियन इकोनॉमी के लिए। सपोर्ट एंड एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, इसको सपोर्ट करना है। तो हाँ, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे नीति आयोग के बारे में? नीति आयोग क्या है? इट इज द एपेक्स थिंक टैंक ऑफ इंडिया।
इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिसी फॉर्म करने वाला थिंक टैंक है। नीति आयोग 2015 में एस्टैब्लिश किया गया। इससे पहले था प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, वो सब प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे। उसके बाद 2015 में नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया। डिटेल में मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा नीति आयोग पे, ठीक है। एंड इसका काम क्या था, लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो काम था नीति आयोग का, ठीक है। नीति आयोग ने कैसे सपोर्ट किया इंडियन इकोनॉमी को, तो बात करें, सबसे पहला था पॉलिसी फॉर्मेशन। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, जैसे ईवी पॉलिसी हुआ, डिजिटल इंडिया का रोड मैप हुआ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये सब नीति आयोग ने ही बनाया है, ठीक है। प्लस आगे फ्यूचर में आने वाले कैसे इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होगी, इसके रिगार्डिंग भी आगे का जो रोड मैप है वो नीति आयोग बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है कि सेंटर और जो रीजनल लेवल पे मतलब मिल के काम हो, तो इसके लिए भी नीति आयोग कॉपरेशन मतलब कॉपरेट करके मिलके किसी भी एरिया का डेवलपमेंट हो, इसको भी नीति आयोग प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, अटल इनोवेशन मिशन है, ये सब नीति आयोग इस टाइप के डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना, ये सब नीति आयोग करता है। प्लस जो भी रिसर्च है, मॉनिटरिंग करना, इकोनॉमिक मॉडलिंग करना, ये भी नीति आयोग करता है, ठीक है। रिसर्च करके कि कौन से एरियाज हैं जहां पे कुछ रिफॉर्म की जरूरत है, ये देखना। प्लस जहां पे स्कीम वगैरह लॉन्च की गई है, अब वो स्कीम प्रॉपरली रन कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको रिव्यू करना, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, ये सब मॉनिटर करना, ये नीति आयोग करता है। प्लस स्टार्टअप एंड इनोवेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, फंडिंग, जो स्टार्टअप्स है नए नए उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, उनके रिगार्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ये सब भी नीति आयोग का है। प्लस ट्रैक करना प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस हो रही है इंडियन इकोनॉमी की उसको ट्रैक करना, देखना कि क्या इंडिया की जो पॉलिसी है क्या वो ग्लोबल पॉलिसी से या जो गोल है इंडिया का उसको उससे अलाइन हो रही है, क्या इन पॉलिसी को फॉलो करके जो गोल है इंडियन इकोनॉमी का, क्या वो क्या इंडिया अचीव कर पाएगा, तो इन सारी चीजों को देखना, ये सब भी नीति आयोग का काम है, ठीक है। तो नीति आयोग इज बेसिकली इट इज अ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन इंडिया। एविडेंस बेस्ड यानी सबूतों के आधार पे, यानी जिन एरियाज में कमी है पहले रिसर्च करना, पता करना कि कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो रिसर्च करना, सर्वे करना, वो सब देखना, एंड उसके बेसिस पे रिफॉर्म प्रोग्राम लाना, एंड उसको फिर मॉनिटर करना, रिव्यू करना, ठीक है, ये सब नीति आयोग करता है, ठीक। तो नीति आयोग के बारे में डिटेल में आपको 15 नंबर में लिखना है। अगला एग्रीकल्चर पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन इंडिया शुड बी टेकन टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की जरूरत है अगर इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, मतलब इंडियन इकोनॉमी का और जो डेवलपमेंट है उसे एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, और हो भी रहा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का जो रोल है इंडियन इकोनॉमी में, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्रीकल्चर जो है एक मेजर सेक्टर है विच इज एम्प्लॉइंग अ लार्ज शेयर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इंडिया का एक मेजर पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एक इंडिया का एक मेजर पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अपने मतलब इनकम के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात और है, अब चीजें चेंज हो गई हैं, पिछले कई सालों में चीजें चेंज हो गई हैं। अब सर्विस सेक्टर का मेजर रोल है, प्रोडक्शन सेक्टर का मेजर रोल है, ठीक है। एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन अब थोड़ा सा पहले के कंपेयर में अब थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। बट एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी लो प्रोडक्टिविटी थी, स्मॉल लैंड होल्डिंग, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पुअर मार्केट एक्सेस हिंडर ग्रोथ। लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसको अब गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। जैसे पहले की, इसीलिए तो हरित क्रांति जो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो था, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसीलिए आया क्योंकि पहले क्या थी, प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, क्योंकि जो हाई यील्ड वाले जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो नहीं यूज किए जा रहे थे, ठीक है। जो मशीनें नहीं यूज की जा रही थी एग्रीकल्चर में, सिंचाई के प्रॉपर साधन नहीं थे, लोगों को, किसानों को इतनी जानकारियां भी नहीं थी, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, लोगों के पास खेती के लिए लैंड होल्डिंग कम थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी इतना नहीं पता था, फसल अच्छी हो भी गई तो मार्केट तक एक्सेस प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसकी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इतना ग्रो नहीं कर पाया।
लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म प्रोग्राम लाए, ठीक है, जो छोटे किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो सब ना हो, ठीक है, जमींदार छोटे किसानों को एक्सप्लॉयट ना कर पाए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी पॉलिसी लाई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, रूरल डेवलपमेंट हो, किसानों का, गांव का रूरल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर भी ग्रो करे। एंड मेजर एग्रीकल्चर रिफॉर्म नीडेड, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है ना, एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन इंडिया शुड बी टेकन टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट, यानी क्या क्या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इंडिया में करना चाहिए ताकि और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलप हो। तो इसके लिए सबसे पहला है लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो हो भी रही है, इसमें काफी चीजें जो अभी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ये काफी चीजें इंप्लीमेंट हो भी चुकी हैं, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जो जमीन है, गांव की जो जमीनें हैं उनका पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, मतलब कौन सी जमीन किसके नाम पे है, आधार कार्ड से लिंक वगैरह चीजें हो चुकी हैं, हो रही हैं, कुछ एरियाज में अगर नहीं हुई है तो वो चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो होल्डिंग है उन्हें कंसोलिडेट किया जा रहा है। एंड ये जो बताया था ना किराए पे जमीन लेके उस पे खेती करना, तो किसानों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके रिगार्डिंग नॉर्म बनाए गए हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब लैंड रिफॉर्म के तहत गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। अगला टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यानी हाई यील्ड, वही जो अभी मैं बात कर रही थी, हाई यील्ड सीड, यानी वो सीड, वो बीज जिनसे ज्यादा पैदावार हो, जीएम क्रॉप्स, ठीक है, प्लस फार्म मैकेनाइजेशन, यानी खेती में मशीनों का यूज करना, जिससे कुड़ाई और खुदाई अच्छे से कम समय में, घंटों का काम मिनटों में हो पाए, तो वो सब यूज करना एग्रीकल्चर में, तो वही टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, तो ये रिफॉर्म जरूरी है जो हो भी रहा है, ठीक है। प्लस मार्केट रिफॉर्म, मार्केट रिफॉर्म मतलब फसल हो गई बट मार्केट तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, तो इजिली मार्केट तक पहुंच पाए, ठीक है, वो चैनल प्रॉपर होना चाहिए, प्लस सही रेट किसान को उसके क्या बोलते हैं पैदावार का मिलना चाहिए, तो वही है मार्केट रिफॉर्म। स्ट्रेंथनिंग द ई नाम, एमएसपी रिफॉर्म एंड रिड्यूसिंग मिडिल मैन, बीच में जो मिडिल मैन है वो ना हो, किसान अपना अनाज डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेच सके और सही प्राइस मिले, उसको देखे। क्रेडिट एंड इंश्योरेंस सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे रूरल बैंक है, बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं जो किसानों को बहुत कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे किसान जो भी सपोर्ट सिस्टम है अपनी खेती के लिए वो ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फसल हो गई लेकिन फसल अगर टाइमली नहीं पहुंचेगी तो खराब हो जाएगी, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज जरूरी है, ट्रांसपोर्ट जरूरी है, ठीक है, और उसके लिए फूड प्रोसेसिंग वगैरह, काफी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रॉ नहीं, थोड़ा प्रोसेस करके उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना, ये भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ठीक है। प्लस सब्सिडी रेशनलाइजेशन, सब्सिडी मतलब खेती में काम आने वाली चीजें जो हैं वो सस्ते रेटों पे उस पे सब्सिडी मिले, जैसे फर्टिलाइजर, इफेक्टिव फर्टिलाइजर, इरिगेशन, या जो बिजली चाहिए खेती के लिए, ठीक है, वो सब सब्सिडाइज रेट पे मिले, ठीक है, तो ये सब रिफॉर्म है और ये हो रहे हैं रिफॉर्म, ठीक है। सस्टेनेबल फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक, अब जानते हैं आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफी प्रचलन है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट थोड़े महंगे रेट के भी होते हैं, तो इससे किसानों को आमदनी होती है, तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, यानी जो खेती की जो जमीन है, मिट्टी है, वो कितनी उपजाऊ है, उसका हेल्थ कार्ड बनता है, ठीक है, तो ये सब रिफॉर्म्स कुछ हो रहे हैं, और इनकी जरूरत भी है और ये हो रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर को और ज्यादा प्रमोट किया और ज्यादा कह लीजिए डेवलप किया जा सके, एंड अल्टीमेटली एग्रीकल्चर जो है इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगेन 15 नंबर का है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव अ क्रिटिकल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिया के डेवलपमेंट में, आपको इसे सपोर्ट करना है, इसके स्टेटमेंट बताना है कि इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हाँ, इंडिया का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। कैसे, देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, कैपिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, सेविंग प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज को, जिससे वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाते हैं, जिससे रूरल एरियाज में अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है,
वो डेवलप कर पाती है, एग्रीकल्चर ग्रोथ हो पाती है। तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी ये हो पा रहा है। ठीक है। और इसी के तहत बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो रूरल एरियाज के लिए ही ये इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, और इनका काम है कि रूरल एरियाज की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। जिसके तहत नाबार्ड, नाम सुना होगा, नाबार्ड पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो नाबार्ड का काम है रीफाइनेंस द रूरल बैंक, जो रूरल बैंक है उनको फाइनेंस करना, ताकि रूरल बैंक आगे चल के कस्टमर को फाइनेंस कर पाए, गांव मतलब रूरल एरियाज में जो कस्टमर है उनको सपोर्ट करना। नाबार्ड का काम है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना। ठीक है। एसएचजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है। एसएचजी होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सपोर्ट करना, ये सब नाबार्ड का काम है। आरबीआई तो जानते ही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बेसिकली जितने रूरल बैंक हैं उनके रिगार्डिंग रेगुलेट करना, उनके रिगार्डिंग नॉर्म्स बनाना, प्लस उनके रिगार्डिंग रिफॉर्म करना। ठीक है। मार्केट सर्वे करना, रिसर्च करना, और देखना कि किसान की जरूरत क्या है, रूरल एरिया की जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना। ठीक है। रिफॉर्म लाना, ये सब आरबीआई का काम है। अगला है आरआरबी। आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में रीजन के लेवल पे, रूरल एरिया में रीजन के लेवल पे आरआरबी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनका काम है वही सेम किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करना, और जो कारीगर है, आर्टिसन है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। स्मॉल इंडस्ट्री, वही कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री को क्रेडिट प्रोवाइड करना आरआरबी देखता है। कोऑपरेटिव बैंक भी यही काम करता है, ग्रास रूट लेवल पे क्रेडिट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। माइक्रो फाइनेंस है, बहुत सारे स्मॉल हेल्प ग्रुप हैं, ये सभी काम करते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है रूरल इंडिया के डेवलपमेंट में। ठीक है। कि रूरल जो एरियाज हैं वहां पे उनका मेन काम, वो किस पे मेनली डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वो कॉटेज इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। ठीक है। एंड इन सबके लिए क्या लगता है, थोड़ा सा फंड लगता है, पैसा लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है, सपोर्ट लगता है, गाइडेंस लगता है, ट्रेनिंग लगती है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये सब ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या है, कॉटेज नहीं कॉटन, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंडिया में। आपको मेंशन करना है क्या चैलेंजेस हैं और क्या सपोर्ट है इस इंडस्ट्री में। तो बात करें इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सेक्टर, ये बहुत ही ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सेक्टर है जिसने इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। एक्सपोर्ट हुआ है, कॉटन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट हुआ है, जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इंडिया इवन कह लीजिए ग्लोबल लीडर है कॉटन प्रोडक्शन में। ठीक है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर है। एंड स्पेशली इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, इधर गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, ये तो कॉटन प्रोडक्शन में कह लीजिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब रीजन फॉर ब्राइट फ्यूचर, इंडिया की बात करें कि कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया का ब्राइट फ्यूचर क्यों है, तो कुछ सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले तो इंडिया में जो कॉटन को कपास कहते हैं ना, कपास की खेती बहुत होती है और प्रोडक्शन भी अच्छा है, लार्ज कॉटन बेस है, रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। कॉटन क्लोथ बनाने हैं तो कॉटन चाहिए भी, तो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन काफी अच्छा है, रॉ मटेरियल का, कपास की खेती होती है, प्लस हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर है, ट्रेडिशनल एक्सपर्टीज बहुत है। ठीक है। और राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल की ग्लोबल लेवल पे बात करें तो डिमांड बहुत है। ठीक है। प्लस ई कॉमर्स बढ़ गया है, फैशन एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो इससे भी कॉटन इंडस्ट्रीज को कह लीजिए जिसमें कॉटन इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट मिलता है। अगला क्या है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम भी है, जैसे पीएलआई, यूएफएस, मेगा टेक्सटाइल पार्क। ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये भी कॉटन इंडस्ट्री एंड आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। ठीक। अब चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस क्या है, पहला चैलेंज है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, थोड़ी सी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है एज कंपेयर टू सम डेवलप्ड नेशन, कुछ डेवलप्ड नेशन के कंपेयर में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी पीछे है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रही है, लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, जैसे थोड़ा सा गैप आ जा रहा है हमारे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और
बाहर के कुछ डेवलप्ड कंट्री की प्रोडक्ट की क्वालिटी में। हाई लेबर कॉस्ट इन सम रीजन, कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे लेबर कॉस्ट ज्यादा है, वो भी एक चैलेंज है हमारे सामने। प्लस सप्लाई चेन जो है फ्रेगमेंटेड है, तो जिसकी वजह से क्या है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट बन गया लेकिन प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचने में जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा आ जाती है, जिससे प्रोडक्ट थोड़ा महंगा हो जाता है, तो ये एक चैलेंज है। प्लस इन्वायरमेंटल एंड वाटर कंसर्न है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें जो डाई वगैरह यूज होती है उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पानी कंटामिनेटेड हो रहा है नदियों का, ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है, ये चैलेंज है। प्लस ग्लोबल कंपटीशन, यानी ग्लोबल लेवल पे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ के प्रोडक्ट मतलब कह लीजिए काफी अच्छे हैं, तो एक ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। बट गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली, लाइक पीएम मित्रा पार्क, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, इस टाइप के कुछ गवर्नमेंट ने एरियाज डिफाइन किए जहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप होगी, और उन्हें बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्किल इंडिया फॉर टेक्सटाइल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम प्रोवाइड करती है जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है स्पेशली फॉर दिस इंडस्ट्री, ठीक है। जीएसटी सिंप्लीफिकेशन किया गया है स्पेशली फॉर दिस इंडस्ट्री, तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एफर्ट्स हैं ताकि कॉटन इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो हो, ठीक है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, कह लीजिए हमारी जो जीडीपी है उसमें, वो और ज्यादा बढ़े। Okay. So these were the 13 क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का जो दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर था उसके ये थे 13 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत आसान है लिखना, टॉपिक एकदम जनरल टॉपिक है, ठीक है, तो अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने 2024 का कराया, मैं 2023 का भी क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, ठीक है, बट प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका सॉल्यूशन, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान, गॉड ब्लेस यू।